क्या नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर हैं क्या? और अभी इनकी इतनी बात क्यों हो रही है? अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही क्यों अरेस्ट हुए? लद्दाख में सोनम वांगचुक आखिर 21 डे के क्लाइमेट फास्ट पर क्यों गए? क्या बीजेपी और आरएसएस एक हैं? क्या बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है? और क्या बीजेपी सच में इस बार 400 सीट पार कर पाएगी? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपके पास प्रॉपर अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप अवेयर रहें। वेलकम टू द अनबायस्ड ओपिनियन। अब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के बैकग्राउंड और आरएसएस और बीजेपी के लिंकेज के बारे में। तो कहानी शुरू होती है मई 1951 से, जब सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया, यानी इस्तीफा दिया, और मिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले यानी आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर से। अब उनके रेजिग्नेशन का कारण बताया जाता है कि वो नाखुश थे लियाकत नेहरू पैक्ट से। उन्हें लगता था कि नेहरू गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश में हिंदुओं के राइट्स को इग्नोर किया था। अब लियाकत नेहरू पैक्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुई 21 अक्टूबर 1951 को और गठन हुआ भारतीय जनसंघ का, जिसके 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधो और दीनदयाल उपाध्याय। समय बीतता गया और जनसंघ ने यह ठान लिया कि अगर कांग्रेस को सेंटर से हटाना है तो दूसरी पार्टियों से जुड़ना ही पड़ेगा। ऐसे जनसंघ बना जनता पार्टी और ईयर 1977 के जनरल इलेक्शन में पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो थे मोरारजी देसाई। पर इसके ठीक 3 साल बाद वो हुआ जो आजकल इंडिया अलायंस का हाल हो रहा है। जनता पार्टी में अंदर ही अंदर विरोध होने लगा और जनसंघ के सामने ये शर्त रखी गई कि जनसंघ के जो मेंबर्स हैं उनको या तो आरएसएस का साथ छोड़ना पड़ेगा, और यदि आरएसएस के साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। और 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के मेंबर्स जो जनता पार्टी को छोड़ के आए थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आरएसएस और बीजेपी का जो रिश्ता है वो अटूट है। तो डेट थी 26 मई 2014 और नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के 14th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पीएम मोदी के पहले टर्म में उन पर कई एलिगेशंस लगते थे कि वो सिर्फ दुनिया घूम रहे हैं और उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, और कहीं भी क्यों ना। अब ये आर्टिकल देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि पीएम मोदी की 2014 से आज तक की सारी फॉरेन ट्रिप अगर मिला दें तो कुल खर्चा 254 करोड़ आया है। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये तो हुई आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिसगाइड करने के लिए या अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कई लोग बताएंगे, पर हमें साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं इंटरनेशनल ट्रिप्स की मदद से आज इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो एक काफ़ी बेहतर स्टेज में हैं। अब बीजेपी का जो दूसरा टेन्योर था, जो कि 2019 से शुरू हुआ था, इसमें कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे नरेंद्र मोदी एक ब्रांड बन गए और बीजेपी इंडिया में एक काफ़ी डोमिनेटिंग पार्टी बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखते हैं। इसके लिए पहले हमें बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं, यानी कि जो एलिगेशंस लगते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। अब बीजेपी पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है वो ये है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, और लगे भी क्यों ना। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बात साफ साफ लिखी थी कि अगर वो पावर में आए तो वो राम मंदिर बनवाएंगे, जो कि भारत जैसे देश में एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था, और इससे कई लोगों को ये लगता है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है। अब कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के स्टेटमेंट को सुनिए। इतने 75 साल के इतिहास को मुसलमानों को क्या मिला?
चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुसलमान बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, मुस्लिम लड़कियां IAS IPS ऑफिसर बनने चाहिए, मुस्लिम समाज में अच्छे प्लेयर्स आए तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। ये मुल्ला मौलवी के साथ बैठ के थोड़ी तुम्हारा भला होगा। हुआ क्या आज तक तुमको, दिया क्या लोगों ने पॉलिटिशियन? अब मेरी बात शायद कई लोग ना समझ पाएं, पर अगर लॉजिकली सोचें तो आज तक की सारी गवर्नमेंट्स में से मुस्लिम्स के बेनिफिट में अगर किसी ने काम किया है तो वो बीजेपी ही है। ये एक बिटर ट्रुथ है, पर इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये बात मैं बीजेपी गवर्नमेंट की कर रहा हूँ, ना कि उनके अंधभक्तों की। इसके बारे में हम वीडियो के इस सेक्शन में आगे बात करेंगे। अब बीजेपी पर दूसरा एलिगेशन ये लगता है कि ये पावर में है, इसीलिए इन्होंने सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई को अपने कंट्रोल में कर लिया है और इन एजेंसीज को सारे अपोजिशन लीडर्स के पीछे लगा दिया है। पर प्रैक्टिकली देखें तो हर गवर्नमेंट ये काम करती है और हमारी पुरानी सरकारों ने भी ऐसे कई काम किए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पर इस सब में से एक चीज़ बाहर निकल के आती है जो बार बार अपोजिशन पार्टीज उठाती हैं कि जैसे ही कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो उस पर से सारे चार्जेस हट जाते हैं, मानो कि बीजेपी कोई पार्टी ना होकर के कोई वॉशिंग पाउडर हो। जो भी अंदर आता है उस पर से सारे दाग साफ हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब्यूज़ ऑफ पावर हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन सब के बावजूद आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी आखिर जीत कैसे जाती है और मेजर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाती। आइए समझते हैं। पहली बात तो बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो कि उनके पॉपुलर फिगर्स जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे कई बड़े नेता हैं। और हम कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके जो पार्टी फेस हैं यानी कि राहुल गांधी, उनकी उतनी बड़ी फेस वैल्यू नहीं है अगर हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं से कंपेयर करें तो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो कि कुछ हद तक इंस्पायर्ड है RSS से, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हिसाब से पार्टी वर्क करती है और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें पार्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं पार्टी के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता। बीजेपी कभी भी अपने कार्यकर्ता को डाउनग्रेड फील नहीं कराती, चाहे वो एक बड़ा नेता हो, चाहे वो एक आम आदमी हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हम सब ये जानते हैं कि कांग्रेस एक फैमिली ड्रिवन पार्टी है जो गांधी परिवार लीड करता है और लोगों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के आगे कोई नहीं बढ़ सकता। यही एक बड़ा रीज़न है जो आजकल इतने सारे पॉलिटिशियंस कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इंडिया अलायंस का हाल तो हम जानते ही हैं। इंडिया अलायंस की नींव जिसने रखी थी यानी कि नीतीश कुमार, वो खुद अब NDA में आ गए हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे। आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो इस अलायंस की तो हम क्या ही बात करें और इस अलायंस से तो हम क्या ही उम्मीद रखें। अब मुद्दे की बात यह है, करंट की जो सिचुएशन है इससे ये बात क्लियर है कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे ऑपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक कंट्री का डेवलपमेंट तभी एक अच्छे पेस पर हो सकता है जब देश में पावरफुल सेंटर के अलावा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी हो, जो कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जो देश में आजकल मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में। तो अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. और उनकी बेल डिनाई कर दी गई है। इसका रीज़न था दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी। अब दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी में दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे 2021 में, जब उन्होंने देखा कि कैसे लोग लाइन लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना घंटों तक खड़े हैं सिर्फ शराब लेने के लिए। ये बात तब की है जब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोलना स्टार्ट ही किया था। तब दिल्ली गवर्नमेंट के दिमाग में ये आया कि क्यों ना लिकर को होलसेल से हटाकर प्राइवेट रिटेलर्स को बेचने दिया जाए 12% मार्जिन पर, जिसमें 6% डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता। पर हुआ ये कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट सबमिट की लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को जुलाई 2022 में। उनका कहना था कि ये जो दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी है इसकी वर्किंग में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और इसकी जांच करवाई जाए। तब ईडी ने इसकी जांच शुरू की और डेट आई 15 मार्च 2024, जब BRS पार्टी की लीडर
और तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया। तब ये पता चला कि ये मेंबर थी एक ग्रुप की जिसने एलिजिडली 100 करोड़ रुपए की ब्राइब दी थी टू दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ लिक्कर सेलिंग लाइसेंस के लिए, जिससे वो दिल्ली में शराब बेच सकें। और जो रिपोर्ट सबमिट की थी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने, उस रिपोर्ट का और ईडी का भी यही आरोप था कि इन पैसों को आम आदमी पार्टी ने यूज़ किया है टू फंड देयर इलेक्शन एक्सपेंशन इन पंजाब एंड गोवा। और ईडी का ये मानना था कि एलिजिडली इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, पर जिस तरह ठीक चुनाव से पहले ये सब हो रहा है, इसे देखकर कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि जिन पॉलिटिशियंस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है उनके ऊपर भी करप्शन और कई चार्जेस थे, पर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके पास ईडी का कोई नोटिस नहीं आया और उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। पहली बात तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आइए समझते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका है जिससे कोई भी सिटीज़न या ग्रुप ऑफ सिटीजन्स अपनी मनपसंद पार्टी को एनोनिमस वे में पैसे डोनेट कर सकता है थ्रू सम ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 में लाई थी और 29 जनवरी 2018 को इसे लॉ बनाया गया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछले इलेक्शन में एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोट सिक्योर किए हों, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देने के लिए अब SBI बॉन्ड जारी कर सकता है। इसका मोटिव था कि इससे पार्टीज़ की फंडिंग ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। और देखते ही देखते पिछले कुछ सालों में इस पर सवाल उठने लगे। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी, क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। और सवाल ये थे कि अगर डोनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी तो इससे ब्लैक मनी का इन्फ्लो बढ़ सकता है। और कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि इस स्कीम को लाया ही इसीलिए गया था जिससे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस पार्टीज़ को पैसा दे पाएँ बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। तो इस स्कीम के खिलाफ 2 पेटिशन फाइल की गई। फर्स्ट पेटिशन फाइल करी गई 2017 में जॉइंटली बाय डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कॉज, और सेकंड पेटिशन फाइल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 2018 में। अब ये केस चला और फाइनली 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आम जनता को ये पता होना चाहिए किस बिजनेस ग्रुप ने कितना पैसा दिया है किस पार्टी को। और SBI को ये ऑर्डर दिया गया कि 6 मार्च तक वो सारी डिटेल्स दें कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कितने बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। अब SBI का कहना था कि उन्हें और टाइम चाहिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 12 मार्च लास्ट डेट होगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 2 डॉक्यूमेंट रिलीज़ करे जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन थी। पार्ट 1 जो था वो 337 पेजेस का था, जिसमें मेंशन था जिस ग्रुप ने बॉन्ड्स खरीदे हैं उसका नाम और डेट ऑफ परचेज, और दूसरे डॉक्यूमेंट में डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, डेट और अमाउंट मेंशन था। टॉप 10 कंपनीज जिन्होंने बॉन्ड खरीदे उनके नाम ये हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है वो आपके सामने है। इसमें टॉप पे थी बीजेपी विद 47.46% बॉन्ड शेयर, जिसकी वर्थ थी 6060.5 करोड़, और दूसरे नंबर पर थी ममता बनर्जी की पार्टी AITMC विद 12.6% वर्थ 1609 करोड़। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कई ऐसी चीज़ें सामने आई थीं जिनमें पेटिशनर्स का दावा था कि बीजेपी ने पास्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2015 में। इसके अकॉर्डिंग अब फॉरेन कंपनीज जिनकी सब्सिडियरीज हैं इंडिया में वो भी फंड दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया में। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो इंटरनेशनल लॉबीज़ जिनका अपना एक एजेंडा होता है उनको यहाँ पर चांस मिल जाता इंडियन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने का।
दूसरा दावा ये था कि बीजेपी ने कंपनीज एक्ट 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। अब इसके अकॉर्डिंग कंपनीज को अपने एनुअल अकाउंट्स में जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज में फंडिंग की है उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या ये सब बीजेपी ने प्री डिसाइड किया था जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिले, क्योंकि इनके जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है उसकी रिपोर्ट्स तो कुछ यही दिखाती हैं। अब लद्दाख में क्या चल रहा है ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। तो लद्दाख के एक एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक। इनका नाम आपने सुना ही होगा। जो 3 इडियट्स मूवी थी उसमें जो रणछोड़ दास का कैरेक्टर था वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था। तो ये 21 डेज़ के क्लाइमेट फास्ट पर गए हैं, जिसमें ये 21 डेज़ तक सिर्फ पानी और कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स पर ही थे, जिसमें 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक लद्दाख के जो लोग हैं उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया था। अब इनका ये करने का रीज़न क्या है आइए समझते हैं। आज से कुछ साल पहले जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से कई वादे किए थे, जिसमें लद्दाख के लोगों ने और इवन खुद सोनम वांगचुक ने भी बीजेपी का बहुत सपोर्ट किया था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सोनम वांगचुक को ऐसा कदम उठाना पड़ा, आइए समझते हैं। ये है बीजेपी का मैनिफेस्टो जो 2019 का है। सारा मुद्दा इसी मैनिफेस्टो से उठा है। इसमें बीजेपी का कहना है कि अगर वो पावर में आए तो वो लद्दाख को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टेट का दर्जा देंगे और यही एक मेजर मांग है सोनम वांगचुक की। इसके अलावा और भी कई डिमांड्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, पर मेन डिमांड यही है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल रीजन का दर्जा मिले। अब 6th शेड्यूल कहता क्या है आइए देखते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को ये स्पेशल राइट दिया गया है कि अगर किसी स्टेट को 6th शेड्यूल के अंडर स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है तो अपने स्टेट की किसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर्टिकुलरली ट्राइबल्स लोग मेजॉरिटी में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं, जिससे वो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के प्रैक्टिस कर पाएँ। अब सोनम वांगचुक का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। आप उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। इलेक्शन के जो मैनिफेस्टोज हैं उनमें 2 बातें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, ये वादा किया गया। कुछ महीनों में तो 6th शेड्यूल कहने पे एतराज होने लगा। सब लोग अचंभित हैं कि ये कैसे बदला, वादा भी आपने ही किया था। हमें ऐसा लगता है कि कुछ औद्योगिक लॉबी उन्होंने स्थानीय कुछ नेताओं के साथ मिलकर इसे रोकना चाहा। तो ये कहना है सोनम वांगचुक का, पर यहाँ पर गवर्नमेंट का ओपिनियन कुछ और है। क्योंकि लद्दाख में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अलग अलग जगह पर रहती है और लद्दाख के लोग अपने नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट अब सोच रही है 6th शेड्यूल की जगह लद्दाख में आर्टिकल 371 को इम्पोज किया जाए। आर्टिकल 371 में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई स्टेट चाहता है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अपने अकॉर्डिंग चलाना या फिर उसमें कोई बाहर का इंटरफेरेंस ना हो तो ये आर्टिकल 371 से किया जा सकता है। अब इस सब में गलती गवर्नमेंट की है। जब वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में रखना नहीं चाहते थे तो अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ लेजिट चीज़ें ही मेंशन करनी चाहिए जो वो सच में पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या वो एक डिक्टेटर बनने जा रहे हैं और क्या हमारा देश एक डिक्टेटरशिप में जा रहा है? आप अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के ये स्टेटमेंट्स को सुनिए। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। Arrogant and worse than emergency. डिक्टेटरशिप चलছে। अब किसी भी कंट्रीज़ के डिक्टेटरशिप रेजाइम में कन्वर्ट होने में कुछ मेन की फैक्टर्स होते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स को हम कुछ पॉपुलर डिक्टेटर्स और कंट्रीज़ जिनमें डिक्टेटरशिप है उनसे कंपेयर करके एनालाइज करेंगे। अब अपोजिशन की माने तो बीजेपी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ही पूरे देश में फैलाना चाह रही है और बीजेपी मुस्लिम्स को सप्रेस कर रही है। अपोजिशन का ये कहना है कि देश में मुस्लिम्स की कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें हिटलर से तो हिटलर का भी सबसे मेन फोकस उसकी आइडियोलॉजी यानी नाजिज़म पर था, क्योंकि अगर एक लार्जर क्राउड को आपको कंट्रोल करना है तो आपको किसी आइडियोलॉजी को उनमें पेनिट्रेट करना ही होगा।
तो अब ऑपोजिशन का ये मानना है बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंडिया में पेनिट्रेट कर रही है, उसमें भी आरएसएस विजन को ग्लोरीफाई कर रही है। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो यही होता है एक डिक्टेटोरियल रेजाइम में। अब दूसरी बात आती है एब्यूज़ ऑफ पावर की, जिसे हमने पहले अधूरा छोड़ा था। आइए अब उसकी बात करते हैं। आपने भी न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा कि ऑपोजिशन के कई लीडर के घरों में ईडी की रेड पड़ रही है, और ऐसे सारे नेता जो एंटी बीजेपी हैं और बीजेपी को जिनसे खतरा हो सकता है, उन्हें सरकार इस वे में साइडलाइन कर रही है। और अगर हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ की बात करें तो उसमें भी ऑपोजिशन ने कई एलिगेशंस लगाए हैं बीजेपी पर। अब हम एक एक करके उन एलिगेशंस को देखते हैं। सीबीआई के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे ऋषि कुमार शुक्ला, उनके अपॉइंटमेंट पर भी ऑपोजिशन का ये कहना था कि उनको इसीलिए अपॉइंट किया गया था जिससे बीजेपी सीबीआई को अपने हिसाब से चला सके। अब बात अगर हम हमारी मिलिट्री की करें और ऑपोजिशन की माने तो हमें जाना पड़ेगा 2016 में। ऑपोजिशन का ऐसा मानना है कि 2016 में बीजेपी ने अपने पसंद के हिसाब से जो लोग सूटेबल हैं उनको फोर्सेस में टॉप लीडरशिप पर प्लेस कर दिया था। इंडियन आर्मी की बात करें तो जनरल बिपिन रावत को 2 और सीनियर और डिजर्विंग ऑफिसर्स को साइडलाइन करके चीफ बनाया गया था। और ऐसा ही सेम हुआ था इंडियन नेवी में, जहां वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को 2 और ऑफिसर्स को साइडलाइन करके बनाया गया था। और अब तीसरी बात अगर हम करें हमारी जुडिशरी की, तो ऑपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी अपने लॉयल जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रही है। जैसे अगर हम बात करें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में, तो इनके टेन्योर में हमारे देश का एक सबसे सेंसिटिव डिसीजन यानी कि श्री राम जन्मभूमि का फैसला इन्हीं के टेन्योर में आया था। पर इनको अपोजिशन का काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि सीजेआई की पोस्ट से रिटायर होने के बाद ये बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा सांसद बने। और देखा जाए तो एक डिक्टेटोरियल रेजाइम में ऐसा ही होता है। और अगर हम इसे कंपेयर करें नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से, तो वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज़ के हर छोटे बड़े डिसीजन को किम जोंग उन की पार्टी यानी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया ही लेती है। और बात करें हिटलर की, तो हिटलर ने भी जुडिशरी पर अपनी पूरी पकड़ बना रखी थी। हिटलर के राज में जजेस को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर नाजी पार्टी और लॉ के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो नाजी पार्टी ही हमेशा जीतेगी। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन का ये दावा है कि बीजेपी ने मीडिया की पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मतलब बीजेपी ने सारे न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया को खरीद लिया है, जिससे वो पूरे टाइम अपनी वाहवाही करवा सके। और इन सभी को ऑपोजिशन ने टर्म दिया है गोदी मीडिया का। और अगर कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो वो उसका मुंह बंद कर देते हैं। अब अगर हम एनडीटीवी के मेन एंकर रवीश कुमार की ही बात करें तो इनको जाना जाता था सरकार के विरोध में बातें करने के लिए। पर पिछले दिनों अडानी ग्रुप के एनडीटीवी पर टेक ओवर करने से उनका सारा सिस्टम चेंज हुआ और रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दिया। और एक डिक्टेटोरियल रेजाइम में भी ऐसा ही होता है, यानी कि कोई भी रूलिंग पार्टी या पर्सन के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता। और अगर हम बात करें नाजी जर्मनी की, तो हिटलर ने उस समय फॉरेन कंट्रीज़ के रेडियो स्टेशन के एक्सेस पर ही बैन लगा दिया था, जिससे लोग बाहर के देशों में क्या चल रहा है वो जान ही ना सकें। और जो इसके अगेंस्ट जाता था उन्हें मौत की सज़ा दी जाती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी डिक्टेटर बनने वाले हैं और हमारा देश डिक्टेटरशिप में जाने वाला है? तो इसका क्लियर आंसर है नो। और वो इसीलिए क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे एक कारण है जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस 1973। ये हमारे इतिहास के उन चुनिंदा केसेस में से है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि कोई भी रूलिंग पार्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं कर सकती है। ऐसा हमारा लॉ हमें अलाउ ही नहीं करता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये मेंशन है कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर ऑपोजिशन ऐसा क्लेम क्यों कर रहा है, आइए अनबायस्ड होकर देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट था हिंदुत्व आइडियोलॉजी और मुस्लिम्स के सप्रेशन का। अब अपोजिशन ही ऐसा दावा क्यों करता है कि मुस्लिम्स को इस देश में दबाया जा रहा है, उसको समझते हैं। इसका मेन रीज़न है मुस्लिम्स के डर को मिसयूज़ करके वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी आरएसएस के हिसाब से चलती है
तो आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुत्व का मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। अरे विविधता में एकता, वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। यानी जो भी भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू है। तो बात अब भी वही है कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या आवास योजना, मुस्लिम परिवारों को बहुत फ़ायदा मिला है ऐसी स्कीम से। और अगर हम मुस्लिम्स की पॉपुलेशन देखें तो वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रही है। अगर सच में ऑब्जेक्टिव माइनॉरिटी को हटाना ही होता तो ये नंबर्स घट रहे होते। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ तो इस्लाम के अलावा कोई दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस करना ही इलीगल है, पर हमारे देश में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और हमारे देश में तो उल्टा माइनॉरिटी के राइट्स को आगे रखा जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी माइनॉरिटी के कई लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके डर का मिसयूज़ हो रहा है। और पिछले दिनों के कई केसेस जैसे कन्हैया लाल का मर्डर, नुपुर शर्मा को डेथ थ्रेट्स और मीरा रोड पर हुए हिंदुओं पर मॉब अटैक्स इस बात के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। और अब दूसरी साइड देखें तो ये कैसी डिक्टेटरशिप है जहां रूलिंग पार्टी के अपने ही पार्टी वर्कर्स को मारा जा रहा है। राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। प्रोटेस्ट जैसे शाहीन बाग किसान आंदोलन खुलेआम हो रहे हैं, जिनमें प्रोटेस्ट की आड़ में ना जाने क्या क्या हो रहा है। फिर भी उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर हमारा देश अगर डिक्टेटरशिप में जाता तो कन्हैया कुमार जैसे एंटी नेशनलिस्ट लोग, जिसे ऑपोजिशन पार्टी अपना टिकट देती है, उन जैसे लोगों को कब का अरेस्ट कर लिया होता। पर देखिए वो अब भी खुलेआम जो बोलना है बोलता है और हर न्यूज़ चैनल पर एज अ गेस्ट स्पीकर जाता है। सोचिए कन्हैया कुमार जिसने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारा देश एक डिक्टेटरशिप में जा रहा है। हमारे देश में अब भी फुल फ्लैश डेमोक्रेसी है और आगे भी रहेगी। अब आखिरी में ये बात और कर लेते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी एक ब्रांड कैसे बने। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के काम से जनता को बहुत खुश किया है, जिससे उनकी जनता के बीच में एक लार्जर देन लाइफ इमेज बन चुकी है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, इंडिया की इकोनॉमी को 11th पोजीशन से 5th रैंकिंग पर लाना हो, या फिर राम जन्मभूमि का केस हो। ऐसे हिस्टोरिक डिसीजंस किसी एक ही लीडर की गवर्नमेंट में होने से उसकी एक अलग ही इमेज पब्लिक में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए बीजेपी ये स्लोगन भी देती है कि मोदी है तो मुमकिन है। और जनता के बीच उनकी इमेज क्रिएट करने में उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत स्मार्ट है। अब चाहे वो अपोजिशन को पप्पू दिखाना हो या फिर किसी अपोजिशन के पॉइंट को स्मार्टली अपने फ़ायदे में कैसे यूज़ करना हो उसके बारे में हो। जैसे राहुल गांधी ने जब पीएम मोदी को चौकीदार चोर है करके टारगेट किया था, चौकीदार चौकीदार गली गली में चोर है, तब बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली उस चौकीदार वर्ड को ग्लोरीफाई किया था, मैं भी चौकीदार बोल के। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। मैं भी चौकीदार हूं। अब आपके मन में ये आया होगा कि पीएम मोदी जो कुछ भी हैं उनकी एडवाइजरी टीम की वजह से हैं। देखिए एडवाइजरी टीम सभी के पास होती हैं, पर मोदी ब्रांड मोदी खुद की वजह से हैं, ना कि एडवाइजरी टीम की वजह से। तो अब एंड में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को लॉजिकली खुद से रिसर्च करके समझिए। किसी भी बात में अपना ओपिनियन रखने से पहले ये सोचिए जो ओपिनियन आपके मन में आया है वो बस आपने किसी से सुना है या फिर खुद रिसर्च करके लॉजिकली डेवलप किया है। इस वीडियो का मोटिव था अभी जो देश में सारी बातें चल रही हैं उनको एक अनबायस्ड वे में आपके सामने रखना। इसमें ये बात साफ है कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की ज़रूरत है, जिससे करंट गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करे। और देखिए किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट मत कीजिए, यानी कि अंधभक्त मत बनिए, अपना डिसीजन प्रॉपर एनालिसिस करके बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और अनबायस्ड वीडियोस के लिए। आप हमें और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।